हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला। और ये प्रैक्टिस है आपके लिए, तो ये प्रैक्टिस थर्ड है, यानी तीसरा वीडियो है। और हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 25-25 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में डिस्कस किए थे, तो हमने 50 तक डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे 51 से, और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास में फिर 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे वर्णमाला से रिलेटेड। तो कंप्लीट वर्णमाला आपके लिए इन वीडियोज़ के माध्यम से, यानी इन क्वेश्चंस के माध्यम से, जो वर्णमाला से संबंधित अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है 51, हम स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो स्वर ध्वनि है वो स्वर कैसे होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, और ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक। अगला है दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष या निर्नुनासिक। अगला है दंतोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक। और नेक्स्ट ऑप्शन है ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष या निर्नुनासिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ सही होता है। ठीक है, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। ये पा वर्ग में आता है, पा, फा, बा, भा, मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। तो स्पर्शी व्यंजन है, अल्पप्राण है, ये घोष है, निर्नुनासिक है, यानी नाक के स्वर में नहीं बोला जाता, अनुनासिक नहीं है, और ये ओष्ठ वर्ण से उच्चारित ध्वनि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 53, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन है या, पा, रा, ला। तो आपको पता है या, वा, रा, ला ये चारों ही अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, बाकी के ये नहीं होंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपसे बात करती थी और यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। अब यहाँ पे आप सोचिए कि या, वा, रा, ला ये चारों ही, या, वा, रा और ला। अब ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना आपसे, ये हाई एग्जाम में, यानी लेवल जब हाई होगा किसी भी पेपर का, तब पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दें अगर, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपका रा भी अंतस्थ में आता है, अर्धस्वर में आता है, ला भी अर्धस्वर में आता है, और या भी अर्धस्वर में आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर रा क्या हो जाता है, आपका लुंठित हो जाता है। जब आप रा को उच्चारित करेंगे तो आपकी जीवा जो है, इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप बोलकर प्रैक्टिस करके, यानी अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके जब आप देख लेंगे कि रा क्या हो जाता है, लुंठित हो जाता है, और ला क्या हो जाता है, पार्श्विक हो जाता है, उस स्थिति में या हमारे पास अर्धस्वर बचता है, या और वा। तो ऑप्शन में वा नहीं है, केवल या दिया है, तो या ही सही है। अगर जिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि अर्धस्वर में इनका लुंठित और पार्श्विक हो जाता है, तो उस स्थिति में कोई रा भी कर सकता है और कोई ला भी कर सकता है। तो आप ये गलती ना करें, ध्यान रखना, रा और ला एक स्थिति में जब लुंठित और पार्श्विक हो जाते हैं तो ये अर्धस्वर नहीं बचते। उस स्थिति में केवल 2 ही अर्धस्वर बचते हैं, या और वा। इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वही आप करेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी पर्सनली पूछ सकते हैं। अब आगे है अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है पहला दूसरा, तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, या पहला चौथा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ये ध्वनियाँ जो होती हैं महाप्राण होती हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होती हैं। और फ्रेंड्स, अल्पप्राण और महाप्राण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। तो अगर आप अल्पप्राण और महाप्राण में कन्फ्यूज हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो जब भी भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो वर्ण होती है, और ऑप्शन में वर्ण ना हो, ध्वनि दिया हो तो हमेशा ध्वनि के साथ में आप जाएंगे। अगर लघुत्तम पूछी जाएगी तो ध्वनि या वर्ण होंगे, और बृहत्तम या सबसे बड़ी इकाई पूछी जाएगी तो हमेशा आप वाक्य करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है। ऑप्शन है घा, धा, चा या फा। तो यहाँ पूछा है
व्यंजन अल्प प्राण, तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? चा हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने का, चा, टा या या। अब आपसे पूछा है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो का स्पर्श है, टा स्पर्श है, चा स्पर्श है, जबकि या आपका स्पर्श नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है या इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, तो आगे चलिए और 58 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ये है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ आपको बतानी है, तो आपको पता है का और खा ही कंठ ध्वनियाँ होती हैं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। या रा होगा नहीं, चा और जा भी नहीं होगा, टा और अणा भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हुआ। का, खा, गा, घड़ा ये आपकी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। अपू विसर्जया नाम कंठा, तो दोनों आ और आपका का वर्ग और विसर्ग ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ ध्वनियों के अंतर्गत, यानी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो ऑप्शन हैं आपके सामने, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्विज में भी इंक्लूड किया था, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी की स्वा ध्वनि है, हिंदी की जो शा ध्वनि है ये क्या है? ये ध्वनि क्या है? तो ये क्या है? मूर्धन्य है, दंती है, तालव्य है या ओष्ठ है? तो शा जो है ये तालव्य है, ध्यान रखना, ये वाला सा तालव्य है, इसके बाद ये होता है और इसके बाद ये वाला होता है। तो कंठ छोड़ेंगे, तालु, मूर्धा और दंती, इसको दंती बोलेंगे, इसको मूर्धन्य शा बोलेंगे और इसको तालव्य शा बोलेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन से वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होने वाले नहीं हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, माँ, बा, आ, उ। तो यहाँ पर माँ भी ओष्ठ से उच्चारित है, आ और बा भी ओष्ठ से उच्चारित है, और आपका उ भी ओष्ठ से उच्चारित है, लेकिन आ जो है ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि नहीं है, ये कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा ओष्ठ नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, यही ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन है का, खा, गा, ये होगा नहीं क्योंकि खा अल्प प्राण नहीं होता, का और गा तो होता है। उसके बाद में चा, जा और अया। नेक्स्ट है ता, था, ना, और फिर है टा, ठा और माँ, टा, ठा, अणा, ठीक है। तो ये माँ है, माँ, ठीक। तो हमें पता है कि वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है या वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण होता है। चा पहला है, जा तीसरा है और माँ पांचवा है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड ही करेक्ट होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 63, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन रंग, जाति, आकाश या अक्षर। तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, जबकि आकाश वर्ण का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन है रा, सा, ता और अणा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? घोष वर्ण नहीं है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन सेकंड बी, यानी कि ता हमारा घोष नहीं है, बाकी सब हमारे घोष के अंतर्गत आएंगे, ता हमारा अघोष है। नेक्स्ट है आपके सामने, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो हैं उन्हें हम अनुस्वार कहेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन है कृपा, दृष्टि, कृष्णा या रिवाज। तो फ्रेंड्स आपको पता है कृपा में भी है, दृष्टि में भी है, कृष्णा में भी है, जबकि रिवाज में हमारे पास री स्वर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? ऑप्शन है या, चा, ता और उ। दंतव्य वर्ण आपसे पूछा है कि कौन सा है, तो आपको पता है ता हमारे पास में दंतव्य वर्ण की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धा, तालु, कंठ या दंत। तो का, खा, गा, घा, अणा ये क्या होते हैं? हमारे कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हुआ, कंठ इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो हिंदी शब्दकोश में आपको ढूंढना है, तो जो हमारे पास में अनुस्वार होता है यानी बिंदी वाला ये और ये, जब हम शब्दकोश में
खोजते हैं तो ये हमारे सबसे पहले आते हैं। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले ये कहाँ आ रहे हैं, तो पहले डी में और ए में आ रहे हैं, तो ये दोनों तो हमारे गलत हुए। अब इसमें देखेंगे हम उसके बाद में इनका क्रम, ठीक है। उसके बाद सकल, शकल दोनों में कॉमन है तो सचल और सक्षम। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सचल और सक्षम में कौन पहले आएगा। हमें पता है ख्या जो है हमारे पास में हमेशा का के बाद में आता है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। चा बाद में आएगा, जबकि जो ख्या है हमारे पास, क्षा क्षत्रिय है, ये पहले आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। अगर शब्दकोश आपको नहीं समझ में आया है या पहले कभी पढ़ा नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम शब्दकोश के बारे में भी डिटेल्ड चर्चा करेंगे। और अभी आपका हिंदी का जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा हिंदी हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बीच बीच में हम प्रैक्टिस भी करेंगे और कंप्लीट टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। तो जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनके एक बार धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेते हैं नंबर बाय नंबर, और बीच बीच में हम टॉपिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे, तो शब्दकोश भी हम पढ़ेंगे। आगे है निम्न में महाप्राण वर्ण है, तो ऑप्शन है था, का, वा या चा। महाप्राण के लिए आपको पता है था ही महाप्राण है, ता और था, दा, धा या जो भी ये वर्ग आएगा इसमें पहला और दूसरा क्या होगा हमारे पास में, दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। और पहला दूसरा होता है क्या, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा होता है घोष, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है। ऑप्शन है ओ, आ, अंग और आ। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो आपको पता है कि ये हमेशा आ के साथ में आते हैं, ठीक। हिंदी शब्दकोश में जो अंग और आहा है ये हमारे आ वर्ण के साथ में आते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। छा वर्ण किनके योग से बना है, तो का और शा के योग से बना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। ऑप्शन है कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचाना। तो आपसे पूछा है अमात्रिक, तो कलरव में कोई मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्विज में भी ऐड किया था, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अगला है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ऑप्शन है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंती। तो टा वर्ग जो है इसमें हमारे मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा और अणा ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन हैं या मूर्धन्य वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन फर्स्ट है पार्श्विक, ऑप्शन सेकंड उच्छिप्त, ऑप्शन थर्ड है प्रकंपित, और ऑप्शन फोर्थ है संघर्षशील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्श्विक। ला हमारा पार्श्विक होता है और रा हमारा लुंठित होता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए आप प्रैक्टिस करके देखें। जब आप रा का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा जो है वो लुढ़कती है, यानी कि लुढ़कती है, इस वजह से इसको हम लुंठित कह देते हैं, और ये हमारा पार्श्विक हो जाता है। तो इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है कि आप प्रैक्टिकल करके देखें, और ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लेवल जब हाई होता है एग्जाम का तब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं। तो स्वर हैं, अयोगवाह हैं, व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन। तो सबको पता है ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह मतलब जो आ के योग से बना है और व्यंजन का वहन करने वाला है। तो ये ना तो इसको हम स्वर कह सकते हैं ना व्यंजन, ये इसलिए इनका नाम दे दिया गया अयोगवाह। तो इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, और ये यूपी SSC उसमें अब आबकारी सिपाही एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को हल्के में ना लेकर और ध्यान से करें, ताकि आपकी तैयारी में और चांद लग जाएं। क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है छा, शा, त्रा और स्रा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड शा, और ये भी यूपी SSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको मैंने आज वाली क्विज में भी ऐड किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन है जा, रा, हा या शा। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन आपसे पूछा है, तो कौन सा होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्पर्शी व्यंजन एक तो होता है संघर्षी व्यंजन, तो शा, शा, सा, हा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि संघर्षी के साथ में स्पर्श भी होना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग तो हा मार देंगे, बहुत सा मार देंगे, जिन्होंने रट्टा लगा रखा है कि ये संघर्षी व्यंजन है, लेकिन संघर्ष के साथ में आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्या दिया है, स्पर्श संघर्षी। ध्यान रखना, सिर्फ संघर्षी नहीं पूछा, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
स्पर्श संघर्षी के साथ में स्पर्श भी होना चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन ये दोनों नहीं है, क्योंकि स्पर्श में का से मा तक के व्यंजन ही आते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 32, 34, 33 या 36। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33 व्यंजनों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ये मैं अभी बता चुकी हूँ, का के बाद इसका क्रम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ऑप्शन है तालव्य, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। तो मैंने बता दिया आपको, शुरू में ही बोल दिया कंठ तालव्य। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य होता है, और ये यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन है या, रा, हा और वा। सेम क्वेश्चन रिपीटेड यूपी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री एग्जाम में 2016 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतस्थ नहीं है पूछा है। अब इस स्थिति में देखिए, यहाँ पर या भी अंतस्थ है, रा भी अंतस्थ है और वा भी अंतस्थ है, लेकिन हा हमारे पास में अंतस्थ नहीं है। ये कैसा है, ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, या इसको ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन जो है उन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है हा, ऑप्शन है आ, जा, हा और शा। तो अघोष आपसे पूछा है, अघोष के लिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सा जो है ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है, अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ग का पहला और दूसरा और सा, शा और सा, ये क्या हैं, ये अघोष हैं। और सघोष कौन से होंगे या घोष कौन से होंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, और उनके साथ में हा और सारे स्वर, ये क्या होंगे हमारे पास में, ये हमारे पास में घोष हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चा, छा, जा, झा। ये तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। कंठ के बाद तालव्य आता है, तो कंठ में का वर्ग आ जाएगा और तालव्य में चा वर्ग आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। यूपी PSC में पूछा गया क्वेश्चन है, और GIC में भी पूछा है। आगे है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। ऑप्शन है खा, धा, था या ता। अल्प प्राण आपसे पूछा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ डी ही करेक्ट है। ता जो है ये अल्प प्राण है, बाकी के ये तीनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। तो ये चारों ही चीज़ें, 4-5 चीज़ें हैं, तो पांचों चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्पर्शी होना चाहिए, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, दंती होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए वो, ठीक है, स्वर ना हो। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट होगा। था हमारे पास में स्पर्शी भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंती भी है और व्यंजन ध्वनि है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हुआ, और ये यूपी PSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो 3 चीज़ें लागू करनी है, स्पर्श होना चाहिए, स्पर्शी, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन होना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भा। ठीक है, भा हमारे पास यहाँ करेक्ट होगा। ये महाप्राण भी है, स्पर्शी, घोष भी है और ओष्ठ व्यंजन भी ये होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। ऑप्शन है आपके सामने आ, औ, ई और आई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई जो है आपके पास में समृद्ध स्वर है। नेक्स्ट है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने चा, छा, जा, झा। नेक्स्ट है टा, ठा, डा, ढा। तो मूर्धन्य आपसे पूछा है, और मूर्धन्य की श्रेणी में टा वर्ग आता है, तो ऑप्शन सेकंड ही यहाँ करेक्ट हुआ। यूपी PSC GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की जो बा ध्वनि है ये कैसी है, दंती है, ओष्ठ है, वर्त्य है या तालव्य है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ओष्ठ। पा, फा, बा, भा, माँ, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, तो बा किसके अंतर्गत आती है, पा वर्ग के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शंस हैं का, छा, ता और पा। दंत ध्वनि, दंती आपको बताना है, यानी दांत से उच्चारित होने वाली ध्वनि। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हुआ, ता जो है ये दंती वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। ये यूपी PSC में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा गया है ये। अगला है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है। ऑप्शंस हैं था, फा, मा और बा।
तो दंतोष्ट आपको बतानी है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वाह। वाह जो है ये वकारस्य दंतोष्ट इसका सूत्र होता है। तो वाह हमारा दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, ये ध्यान रखना। स्पेशली इसके लिए वकारस्य दंतोष्ट ये सूत्र भी ध्यान रखेंगे, संस्कृत में पूछा जा सकता है। तो वाह जो होता है ये दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य के लिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टा ठा डा ढा। तो ये भी यूपीपीएससी जीआईसी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में। क्वेश्चन नंबर 96, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो तालव्य इसका उच्चारण स्थान होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो लुंठित क्या होता है, हमारे पास रा होता है, तो पार्श्विक क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ये ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन हैं आपके सामने और आपको पता है छात्र ज्ञा ये तीनों संयुक्त हैं, लेकिन सा हमारे पास संयुक्त नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी बेहतर होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, यावा यारा लावा या यावा राला किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ना तो तालव्य है, ना ऊष्म है, ना ओष्ठ है, ये अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। अब बात करेंगे हम 100 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास में, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और अर्धस्वर आपको पता है छा पा और ज्ञा होते नहीं हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हुआ। यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपको पता है छात्रा छा ज्ञा और त्रा ये संयुक्त हैं, लेकिन फा हमारे पास संयुक्त नहीं है। तो क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया। एक बार ऑप्शन में फा रख दिया, एक बार ऑप्शन में बा रख दिया, तो इस तरीके से घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी तरीके के अन्य क्वेश्चंस का टाइप होगा, तो उसको आप इजीली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आपको पता है कि हमारे पास में ला क्या है, ये पार्श्विक होता है, और रा हमारे पास लुंठित होता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऑप्शन हैं पश्च विव्रत, अग्र समृत, अग्र विव्रत या पश्च समृत। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा पश्च समृत स्वर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आओ उल्लू पीछे पीछे मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो ये जो ऊ है, उल्लू से मतलब दोनों ऊ और ऊ, तो ये पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला है, वा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन हैं दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो मैंने बताया था वकारस्य दंतोष्ठ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। वाह हमारा दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। अगला है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं खा, घा, जा और झा। महाप्राण आपसे पूछा है, दूसरा और चौथा महाप्राण की श्रेणी में आता है, जबकि आपके पास में खा दूसरा वर्ण है, घा भी है, और झा आपके पास चौथा है, लेकिन जा आपके पास में तीसरा है, चा छा जा। तो यही हमारे पास महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन है आपके सामने हा, छा, ओ और आई। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? कंठ तालु उच्चारण स्थान के लिए आई आपका करेक्ट हो जाएगा। आई जो है हमारा कंठ और तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। ठीक है, ए और आई दोनों ही कंठ से उच्चारित होने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी के लिए आपको ध्यान रखना है, झा नहीं है, मा ठा नहीं है, माँ नहीं है, तो हा हमारे पास संघर्षी है। अब देखिए, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में यही डिफरेंस है कि संघर्षी में शा 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 और हा जाएंगे चारों, ये सा 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 और हा, ये संघर्षी हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी जब भी पूछा जाएगा तो ये नहीं होंगे, क्योंकि ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? वही क्वेश्चन जो अभी बात कर रहे थे पूछा जा चुका है, तो जा हमारे पास स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी से बना विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन हैं अध, निष्प्रय, द्विवत्य, द्विवत्य और थोड़ा सा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, निष्प्रय, क्योंकि इसमें विसर्ग लगे हुए हैं नी के बाद में, तो यही हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 109 क्वेश्चन। इसके बाद और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इनको भी देख लेते हैं। तालव्य व्यंजन है। ऑप्शंस आपके सामने,
तालव्य व्यंजन है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। तो चा, छा, जा और झा ये तालव्य व्यंजन होते हैं। कंठ के बाद में तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ आती हैं और का वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, तो चा वर्ग हमारा तालु से उच्चारित होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने रा, ला और ता और डा। आपको पता है कि घोष की श्रेणी में ता नहीं आता, यह अघोष की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 112, किस शब्द में री स्वर नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आज में हमारे री स्वर नहीं है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाता है और वही क्वेश्चन रिपीटेड पूछ लिया जाता है, और ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं। ये तीसरा भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है आपके सामने 20, 17। अब यहाँ से विराम चिन्ह से रिलेटेड जो है आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, तो हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। तो हमने वर्णमाला से संबंधित 112 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी का विराम चिन्ह की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, जब विराम चिन्ह टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। ये प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। एक लाइक से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। और इस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो क्विज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। और आज की क्विज़ में हम आपके लिए बेहतर प्रैक्टिस कराने वाले हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। हो सकता है आज की वीडियो से आज प्रैक्टिस ना कराई जाए, कल कराई जाए, क्योंकि आज आपके लिए मेगा टेस्ट मैंने रखा है, तो उसमें आपके लिए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अगर मैं इससे क्विज कराती हूँ तब भी आप प्रिपेयर तो हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।